क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की आज ये फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या करिकुलम हम फॉलो करने वाले हैं और साथ साथ में इस क्लास को शुरू करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके बाद लास्ट में हम कुछ मेडिकल पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास को शुरू करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑल्दो ये क्लास मैंने शुरू करी थी अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे। ऑलरेडी 2 बैचेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि ये बैच भी मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस क्लास को शुरू करने का वो था नॉलेज शेयरिंग। तो जब मैं यूजी के अंदर था तो मेरे साथ हमेशा ये इशू रहा कि हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और मेडिकल फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़े। तो प्रॉपर क्लासेस नहीं होती थी और ये सिनेरियो हमेशा ही रहा है। ऑल्दो प्रेजेंट सिनेरियो में जो नॉलेज शेयरिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो बेहतर हो गया है। जब हमने यूजी करी थी, जो मैंने यूजी किया था उस दौरान ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। और जब मैं टीचिंग में आया तो वहाँ मैंने देखा ये चैलेंजेस हमारे स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी इस चैलेंजेस को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, उनकी इस सफरिंग को या इस सर्च को थोड़ा सा इजी बनाया जाए। और इसी मकसद से अपने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बाद मैंने फर्स्ट क्लास जो शुरू करी थी फार्माकोलॉजी की शुरू करी थी। सेकंड बैच भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने पीजी क्लासेस शुरू करी और थर्ड बैच मेरा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की क्लास है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को सेफ एंड इफेक्टिव बनाना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूजी करने के बाद वो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, पर उनके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं होती जिसके वजह से उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस सफर करती है। थर्ड मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास लेते हैं वो या तो रिमोट एरियाज से हैं या उनके प्रैक्टिस करने की जो डेस्टिनेशन है वो रिमोट एरियाज है। तो मेरा मकसद ये भी था कि जब ये लोग अपने रिमोट एरियाज के अंदर जाके प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा सर्वाइव करती है, तो ये अपनी इन एडिक्वेट नॉलेज के थ्रू उन पुअर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को एक बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैंने क्लासेस शुरू करी थी। उम्मीद है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगी ये क्लास। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टॉपिक्स क्या होंगी जो हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो होगा वो ये होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स पे काम करने वाली ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑटोक्वाइट रिलेटेड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी डिजीज पे या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे काम करेंगे उनकी भी हम बात करेंगे। हार्मोन और हार्मोन से रिलेटेड जो ड्रग्स होंगी उनकी भी हम बात करेंगे। ड्रग्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स पे काम करेंगी उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे काम करने वाले ड्रग्स के बारे में भी हम जानेंगे। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ड्रग्स जो किडनी पे एक्ट करती हैं उनकी भी हम बात करेंगे। जो ब्लड ब्लड फैक्टर्स को या ब्लड को इफेक्ट करती हैं उन ड्रग्स की भी हम बात करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की भी हम बात करेंगे। एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी हेलिमेंथी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ मिसलिनियस ड्रग्स होगी उनकी भी हम बात करेंगे। यानी ओवरऑल जो हमारा फार्माकोलॉजी का सिलेबस होता है टोटल टोटल ही हम यहाँ अपनी क्लास के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि फार्माकोलॉजी की क्या है। जब तक हम फार्माकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस का है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जो फार्माकोलॉजी वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन और लोगस, यानी 2 वर्ड्स हैं जिनके मिलने से फार्माकोलॉजी बना हुआ है। ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है फार्माकोन जिसका मीनिंग होता है ड्रग, और लोगोस जिसकी मीनिंग होती है स्टडी। तो अगर लिटरल मीनिंग की हम बात करें कि फार्माकोलॉजी की लिटरल मीनिंग क्या है, तो फार्माकोलॉजी की लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी अगर हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ड्रग की एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग की क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ड्रग की केमिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग की फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग की इंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग्स की साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग्स के
तो ऑलमोस्ट सारी चीजें ड्रग्स के बारे में स्टडी करना क्या होगा, फार्माकोलॉजी। चलिए अब वन लाइन डेफिनेशन की हम बात करेंगे। अगर सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करना हो कि फार्माकोलॉजी किसको बोलेंगे, तो सिंगल लाइन डेफिनेशन हो सकता है फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। यानी फार्माकोलॉजी वो साइंस है जो डील करता है ड्रग्स के साथ। तो इसमें फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो केमिकल कंपोजिशन की हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हो सकती है, ड्रग डोजेज की हो सकती है, ड्रग साइड इफेक्ट्स की हो सकती है, ड्रग इंट्रैक्शन की हो सकती है, ड्रग की फार्मोकाइनेमेटिक्स है, ड्रग्स की फार्मोडायनेमिक्स है, वो सब कुछ फार्माकोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री की, कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले रुडोल्फ वैकहम ने डिफाइन किया था, फार्माकोलॉजी के बारे में बोला था कि फार्माकोलॉजी इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल साइंस। यानी फार्माकोलॉजी टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अगर एक्सपेरिमेंट को दूर कर दें तो फार्माकोलॉजी का जो रूह है वो बाकी नहीं रहेगा। तो फार्माकोलॉजी की सर्वाइवल के लिए और फार्माकोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो फार्माकोलॉजी इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइंस, जो रुडोल्फ वैकम ने कहा था। इसी मकसद से रुडोल्फ वैकम ने सबसे पहले फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो फार्माकोलॉजी का एस्टेब्लिश किया था जर्मनी के अंदर 1847 के। तो रुडोल्फ वैकम ने एक्सपेरिमेंटल पर्पस की वजह से, एक्सपेरिमेंटल पर्पस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट था वो जर्मनी के अंदर 1847 में एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा जो सेकंड फार्माकोलॉजिस्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया, तो ओसवाल्ड सेंडरबर्ग को कहा गया था फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो द आंसर इज ओसवाल्ड सिमेंटबर्ग। चलिए हमने यहाँ डिस्कस किया कि फार्माकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो अब ड्रग्स को भी जानना जरूरी है कि ड्रग्स क्या है। तो ड्रग्स का जो सिंपल डेफिनेशन हो सकता है तो वो ये है, कोई भी सिंगल या कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, वो ड्रग कहलाता है। तो कोई भी सिंगल सिंगल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी सिंगल या कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस जो कोई भी सिंगल या कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है वो ड्रग कहलाएगा। तो यहाँ हमने यही डिस्कस किया कि कोई भी सिंपल या कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ड्रग्स कहलाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि फार्माकोलॉजी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है फार्माकोडायनेमिक्स और सेकंड पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो जो फार्माकोडायनेमिक्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, डायनेमिक्स से। और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो फार्माकोडायनेमिक्स इज बेसिकली कि हमारी ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालती है उसकी स्टडी करना, ये कहलाएगा फार्माकोडायनेमिक्स। तो ड्रग्स की पावर की वजह से जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा उसकी स्टडी करना फार्माकोडायनेमिक्स है। लेमन लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं। हमने यहाँ डिस्कस किया फार्माकोडायनेमिक्स वर्ड जो है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये ग्रीक वर्ड है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो फार्माकोडायनेमिक्स जब हम कहते हैं तो ये वो स्टडी है, ड्रग्स के इफेक्ट की स्टडी जो हमारी बॉडी पे हो सकती है उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा ड्रग का, बायोकेमिकल इफेक्ट्स भी होगा ड्रग का, और मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो ड्रग हमारे बॉडी पे एक्ट करती है, ये सब कुछ किसमें स्टडी करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। अब जो बॉडी पे इफेक्ट होगा वो ऑर्गन सिस्टम पे भी हो सकता है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हो सकता है सेलुलर लेवल पे हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे हो सकता है, ये सब कुछ इंक्लूड होगा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ये भी वर्ड डिराइव है ग्रीक वर्ड से, काइनेसिस से। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट।
तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ व्हाट आवर बॉडी डू विद द ड्रग्स। तो हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो बेसिकली जो ड्रग्स की मूवमेंट, ड्रग्स कैसे मूव करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ड्रग्स की बाइंडिंग कैसे होती है, ड्रग का लोकलाइजेशन कैसे होता है, ड्रग की स्टोरेज कैसी होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स कैसे होगा, ये सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। यानी बेसिकली हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी। तो ड्रग्स जब हमारी बॉडी के अंदर होगा तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, यानी उस ड्रग्स के ऊपर हमारी बॉडी का इफेक्ट क्या होगा, ये सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। अब जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, कुछ मेडिकल पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल पजल बेसिकली एज सच मेडिकल पजल एज सच कुछ नहीं होता, पर कई बार हम जब अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं, अर्ली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम प्रिस्क्रिप्शन को कैसे लिखें, या जब हम किसी दूसरे प्रैक्टिशनर की उनकी प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि उन्होंने लिखा क्या है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन एक मेडिकल पजल से कम नहीं हो सकता। तो इसी मेडिकल पजल को सॉल्व करने के लिए मैंने कोशिश करी है। मेडिकल पजल इस वजह से होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रैक्टिशनर बहुत सारे मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करता है। तो अगर उस मेडिकल टर्म से अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल पजल से कम नहीं दिख समझ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी मेडिकल पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस मेडिकल पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम मेडिकल एब्रीविएशन का हम एब्रीविएशंस के बारे में जान लें, एब्रीविएशंस जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे फैमिलियर हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एब्रीविएशंस है जो खास तौर से फॉर्म ऑफ द ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑल्दो बहुत सारे ऐसे जो एब्रीविएशन मैंने यहाँ शो किया है वो आप इससे फैमिलियर होंगे। तो जो फर्स्ट एब्रीविएशन है टैब, टैब का मतलब होता है टैबलेट, एएमपी का मतलब होता है एम्प्यूल्स, और कैप का मतलब होता है कैप्सूल, SYR का मतलब होता है सिरप, AQ का मतलब होता है एक्वा। अब एक्वा इस वजह से जानना जरूरी है, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो वाटर बेस्ड इंजेक्शन है और बहुत सारे ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है। तो अगर ऑयल बेस्ड इंजेक्शन को आपने आईवी इंजेक्ट कर दिया, यानी इंट्रावेनस इंजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में एम्बोलाई फॉर्म होगा और पेशेंट की डेथ भी पॉसिबल है अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो अगर आपने जो लेवल है मेडिसिन का, जो लेवल है उसकी फॉर्मुलेशन को आपने देखा और साथ साथ में ये देखा कि वो मेडिसिन किस बेस के अंदर बनी हुई है, तो अगर वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है तो इसको सिर्फ हम इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं, उनको इंट्रा वेनस नहीं दे सकते। तो अगर इंट्रावेनस दे दिया तो उस कंडीशन में एम्बोलाई फॉर्म होगा, और टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई, टाइमली जो कंडीशन है उसको टेकल नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ भी पॉसिबल है एम्बोलिज्म की वजह से। LIQ का मतलब होता है लिक्विड, INJ का मतलब होता है इंजेक्शन, MD का मतलब होता है माउथ डिसोल्विंग सब्सटेंस। तो ड्रग्स बहुत सारी ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल होती है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे किसी को वॉमिटिंग है तो, या किसी को वर्टिगो है, किसी को गिडनेस है, उस कंडीशन में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती है उनको ओरली हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो इजिली डिस्पर्सिबल हो, इजिली माउथ के अंदर रखने से ये डिसोल्व हो जाए। तो ऐसी मेडिसिन के साथ, ऐसी ड्रग्स के साथ उनके नाम के साथ MD लगा होता है, और MD का मतलब होता है माउथ डिसोल्विंग। ऐसे ही कुछ फॉर्म से रिलेटेड और भी एब्रीविएशन है, जैसे ONT शो करता है ऑइंटमेंट को, CR का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिलीज, और डिस्टैप का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, DS का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। यानी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है उस ड्रग की, अगर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर किसी ड्रग के अंदर आ रही है तो वो उसको डिनोट किया जाता है DS से। इसका मतलब है उस ड्रग के अंदर उसकी स्ट्रेंथ, या उस टैबलेट्स के अंदर उस ड्रग की स्ट्रेंथ ज्यादा है। EC का मतलब होता है एंटी कोटेड, एंटी कोटेड बेसिकली उन ड्रग्स के साथ उन ड्रग्स के साथ ये लिखा जाता है जिनको, अगर सपोज करिए आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाना है, या गैस्ट्रिक
पार्ट को अगर बाईपास करना है यानी उनको क्रॉस करके उनका इफेक्ट चाहिए, सपोज करिए लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर किसी ड्रग्स का इफेक्ट चाहिए तो उसको हम एंटी कोटेड कर देते हैं, या कुछ ऐसी ड्रग्स है जो हाईली इरिटेंट है जो गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती है, तो ऐसे ड्रग्स को हम एंटी कोटेड बनाते हैं, यानी गैस्ट्रिक जूसेस का जो इफेक्ट अगर हमें काउंटर करना है या उसके इफेक्ट को नहीं होने देना उस ड्रग्स के ऊपर, तब भी हम एंटी कोटेड बनाते हैं। या अगर ड्रग्स बहुत ज्यादा हाईली इरिटेंट है और गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, तब भी हम उस ड्रग्स के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा, और इस लेयर को बोलते हैं एंटी कोटेड लेयर। तो ऐसी ड्रग्स के साथ एक टर्म इस्तेमाल होता है ईसी, इसी का मतलब होता है एंटी कोटेड। ईआर बहुत सारे टैबलेट्स के साथ ही लिखा रहता है ईआर, इसका मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअल जो ड्रग्स की कंटेंट है वो बॉडी के अंदर रिलीज होता जाएगा और वहां से इफेक्ट होता रहेगा। तो एक्सटेंडेड रिलीज ऐसे ही एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही एमआर का मतलब होता है मॉडिफाइड रिलीज। एमआर का मतलब मसल रिलैक्सेंट भी होता है और यहाँ एमआर का मतलब मॉडिफाइड रिलीज भी। ऐसे ही कुछ डोजिंग और फ्रीक्वेंसी को शो करने वाली जो एब्रिविएशन है, जैसे बीडी या बीआईडी, इसका मतलब होता है बिस इन डे, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे। ऐसे ही ओडी वंस अ डेली, यानी एक बार उस टैबलेट्स को देना है। बीआईडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी दो बार टैबलेट्स को देना है, यानी एक सुबह एक शाम। टीडीएस का मतलब होता है टर इन डाई, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्राइस अ टाइम, थ्राइस अ डे, यानी थ्री टाइम्स अ डे हमें देना है। ऐसे ही क्यूआईडी क्वार्टर इन डे, इसका मतलब फोर टाइम्स अ डे उस टैबलेट को देना है। एचएस का मतलब होता है होरा सोमनी, और ये लैटिन वर्ड है। और एचएस ऐसे ड्रग्स के साथ हम जब लिखते हैं एचएस, इसका मतलब है कि उस ड्रग को एट बेड टाइम देना है या सोते वक्त देना है। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं या सेडेटिव्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं। तो उनको हम बेसिकली नाइट टाइम में देते हैं जब पेशेंट की मूवमेंट या कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ उस टाइम पे हम ड्रग्स के साथ एचएस लिखते हैं। ऐसे ही कुछ ड्रग्स जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं उसके साथ एसओएस लिखते हैं। एसओएस का मतलब होता है सियोपस सिक, इसका मतलब होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब ड्रग की जब जरूरत हो तभी हम इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जिनको हम कंटिन्यूअसली इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में या जब जरूरत होती है तब इस्तेमाल करेंगे। तो जब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो उनके उसके आगे हम लिखते हैं एसओएस, का मतलब जब जरूरत होगी तब हम देंगे। ऐसे ही कुछ इमरजेंसी कंडीशन में हम इंजेक्शन के साथ लिख देते हैं स्टैट, स्टैट का मतलब होता है स्टेटिन, और स्टेटिन का मतलब होता है इमीडिएटली। तो किसी इंजेक्शन को अगर इमीडिएटली हमें देनी है तो उसके साथ हम लिखेंगे स्टैट, और अगर उसको कंटिन्यू करना होगा तो फिर हम नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें उसको मॉडिफाई करेंगे। तो स्टैट का मतलब होता है इंजेक्शन को उसी टाइम पे देना है, आगे देना है नहीं देना है नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा। ऐसे ही टर्म इस्तेमाल होता है एसी, एसी का मतलब होता है एंटीसीबम, यानी बिफोर मील, यानी कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो हम बिफोर मील लिख देते हैं। तो बिफोर मील देने से देना अगर किसी टैबलेट्स को है तो उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे एसी, यानी एंटीसीबम में देना है। पीसी का मतलब होता है पोस्ट सीबम, यानी खाना खाने के बाद देना है। बीबीएफ यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम ब्रेकफास्ट से पहले देते हैं, तो उसके साथ लिखेंगे वन बीबीएफ, यानी एक टैबलेट उनको ब्रेकफास्ट से पहले देना है। ऐसे ही कुछ एब्रिविएशन रिलेटेड है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन के साथ, इंजेक्शन कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे यानी किस जगह पे देंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ एब्रिविएशन का इस्तेमाल होता है। जैसे आईडी का मतलब होता है इंट्राडल, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स के अंदर देना है, आईवी यानी इंट्रावेनस यानी वेन के अंदर इंजेक्शन को देना है। एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस यानी इसको स्किन के अंदर देना है। ऐसे पर रेक्टल कुछ दवाओं का इस्तेमाल हम पर रेक्टली करते हैं तो उसके आगे लिखते हैं पर रेक्टल। तो सपोजिटरीज हैं वो पर रेक्टली इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही तो सपोजिटरी मल्टीपल कंडीशन में दी जा सकती है, जैसे पैरासीटामोल सपोजिटरीज हैं वो बच्चों के अंदर दिया जा सकता है, या कुछ सेडेटिव्स हैं उनको हम दे सकते हैं, और कुछ जैसे लैक्सेटिव्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन एक होगा हमारा, यानी हम जो कुछ भी अब तक डिस्कस किया है उसको थोड़ा समझेंगे प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है टैब, टैब जीरो डोल वन बीडी मल्टीप्लाइड 5 डेज, इसका मतलब ये हुआ कि टैबलेट जीरो डोल देना है, एक सुबह शाम देना है और 5 डेज तक देना है। ऐसे ही टैब
पैन 40 1 बिफोर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है टैबलेट पैन 40 हमें देना है, एक टैबलेट देना है ब्रेकफास्ट से पहले देना। ऐसे ही जो थर्ड एग्जांपल है इंजेक्शन एमसेट 1 एम्पुल IV SOS, इसका मतलब ये होगा इंजेक्शन एमसेट देना है 1 एम्पुल देना है, उसको IV रूट से देना है और जब जरूरत होगी तब देंगे। ऐसे ही इंजेक्शन डायनापार एक्यू IV स्टेट, इसका मतलब है डायनापार एक्यू फॉर्म का, एक्यू फॉर्म जो डायनापार एक्यू फॉर्म में आता है उसको IV देना है, इंट्रावेनस देना है और उसको स्टेट देना है, इमीडिएटली देना है। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन होता है जिससे समझ सामने वाले को भी समझना आसान होता है। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं तो इन एब्रिविएशंस को देख के सेम बात समझ में आती है। अगर हम रीजनल लैंग्वेज के अंदर इसको लिखने लग जाए उस कंडीशन में, सपोज करिए वो पेशेंट किसी अदर कंट्रीज के अंदर चला गया जहाँ वो रीजनल लैंग्वेज नहीं है या लोग समझने वाले नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में खासतौर पे वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है, एब्रिविएशन है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसलेनियस टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे AP यानी इसका मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, BPH का मतलब होता है बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट, LES का मतलब होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, BSA का मतलब होता है बॉडी सरफेस एरिया, CH का मतलब होता है चाइल्ड डोज, CM सेंटीमीटर, IU इंटरनेशनल यूनिट, DTPA डाइथाइल ट्राई अमीन पेंटा एसिटिक एसिड, ER इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड्स, GITS गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थेरेप्यूटिक सिस्टम, HR यानी आवर, MAX मैक्सिमम, MEQ मोल इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट, MG मिलीग्राम मिनट, ML मिलीलीटर, G ग्राम, MU मेगा यूनिट, MW मॉलिक्यूलर वेट माइक्रोग्राम। तो कुछ ये एब्रीविएशंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास हेल्पफुल रही है। तो कोशिश करिए क्लास को कंटिन्यू करने की, कंटिन्यूसली वॉच करने की। अगर आप यूट्यूब पे चैनल्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।